हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से कोरोना से डरो ना की इस मुहिम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ आपके सवालों का भी एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिन्होंने कोरोना से डरो ना की इस मुहिम को इतने लंबे समय तक हम सभी के बीच स्थिर रखा। और इसी के माध्यम से हम जाने लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा पहुंचा पाए और ज्यादा से ज्यादा और सही सूचना के माध्यम से लोगों को अवेयर कर पाए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। इसी के साथ डॉक्टर संतोष ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। सो वंस अगेन वेलकम डॉक्टर संतोष, जो लगातार पिछले एक महीने से कोरोना से डरोना के इस मुहिम को विद मैं कहूँ कि विद खुद पैशनेट होकर वो चला रहे हैं। और अपनी प्रेजेंस, जब प्रेजेंस नहीं होते हैं तो हमें अलग डॉक्टर्स हमको प्रोवाइड करवाते हैं। सो इसी के साथ वी आर वेलकम टू यू सर फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। एंड वंस अगेन आई हमारी जो ऑडियंस है दे आर ऑल्सो थैंकफुल फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव वे में लोगों को देते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, अवेयर करते हैं, जो कि न जाने कितने लोगों को फायदा पहुंचा रही है। तो एक बार फिर से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कोरोना से डरोना की इस मुहिम में। इसी के साथ आज कुछ स्कूल के बच्चे भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जैसे कि सेशन आज हमने डिवोट किया है टू द यूथ स्पेशल, जिसमें काफी सारे स्कूल्स के बच्चे हमको आज ज्वाइन करेंगे। विद इन 5 or 10 minutes में भी दे विल ज्वाइन अस विद मिथिलेश मैम, जो कि उस स्कूल की टीचर हैं पिछले कई सालों से। तो स्कूल के बच्चे हमको ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ जैसे कि पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे थे कि जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं रिलेटेड टू एग्जाम्स, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, जिस एग्जाम्स की वजह से बोर्ड एग्जाम्स की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, एंड स्टूडेंट आर सफरिंग फ्रॉम एग्जाम एंजाइटी, एग्जाम डिप्रेशन एंड ऑल। सो उसी को लेकर आज हमारे साथ जितने भी ऑडियंस जुड़ रही है, आप सभी के लिए ये मैं कहूँ कि ओपन बॉक्स है कि आप आए, अपने बच्चों के भीतर चल रही जो प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, शायद वो आपको बता नहीं पाते। अगर आप उसको महसूस भी करते हैं, बच्चे के बिहेवियर में अगर थोड़ा सा भी चेंज बदलाव आ रहा है, तो आप उसको भी साझा कर सकते हैं, ताकि उनके बिहेव के माध्यम से डॉक्टर संतोष आपको उसके अकॉर्डिंगली सही सूचना दे सके। सो वंस अगेन वेलकम टू यू। जूम से जुड़े और फेसबुक लाइव से जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन की शुरुआत करते हैं आपके सवालों के साथ। सो अभी हमारे पास सर जैसे कि हमने स्कूल्स को डिवोट करके किया है, तो कुछ स्कूल्स से भी हमारे पास सवाल आए थे कि सर जैसे कि अभी कोरोना की वजह से स्कूल्स में स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और सम क्लासेस, तो जो टीचर्स हैं दे आर रेगुलर गोइंग स्कूल्स, और दे आर गोइंग टू ऑल्टरनेट ऑन द ऑल्टरनेट डेज पे वो लोग स्कूल जा रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन, एंड सम जो टीचर्स हैं दे आर सम ओल्ड, काफी एज भी है उनकी, सम आर फ्रॉम 45 40 50। तो इस दौरान जैसे कि इवन दे हैव आल्सो मेंशन दैट सम ऑफ देम हैव डायबिटीज, सम ऑफ देम हैव अस्थमा। तो इस सिचुएशन में अगर वो स्कूल्स भी जा रहे हैं, सो व्हिच काइंड ऑफ प्रिकॉशन दे नीड टू टेक इन दिस सिनेरियो? एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है इस मुहिम में, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही हमारा प्रयास भी जारी है कि आपको कुछ न कुछ हम लोगों से सपोर्ट मिले, और इमोशनल सपोर्ट मिले, मेडिसिनल सपोर्ट मिले, और कुछ जानकारी, सही जानकारी जितना भी हम आप तक पहुंचा सकते हैं, उससे इस जो कोरोना संकट से हम लोग लड़ सकें, और इस मुहिम को हम जीत सकें। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हमने सोचा था कि यूथ यूथ अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ की परिभाषा के हिसाब से, या हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड वेलफेयर की अगर बात करें, तो 19 से लेके 29 साल के उम्र तक के लोगों को हम यूथ कहते हैं। और यूथ जो है वो एक रिफ्लेक्शन है चाइल्ड और एडोलेसेंट का। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज कुछ बच्चे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और बात भी हम आज स्कूल से ही करते हैं। जो पहला प्रश्न कामनी जी का था कि जो टीचर्स हैं, बच्चों की बात हम कुछ देर में करते हैं, शुरुआत करते हैं टीचर से ही। तो अच्छा आपने शुरुआत की। और अगर हम बात करें टीचर्स, तो टीचर्स को आज के इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल में टीचर विद्यार्थियों के रोल मॉडल होते हैं, और घर में माता पिता बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। तो इसीलिए अगर घर में माँ बाप और माता पिता उन्हें सपोर्ट करें,
और बच्चों को समझ सके इस क्राइसिस के टाइम में, जो कि हम बार बार हर सेशन में बताते आते हैं कि उन्हें इस समय अपना मित्र की तरह माने, उन्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो कि भले ही वो स्कूल जैसी नहीं हो सके, परंतु स्कूल जैसा कुछ इन्वायरमेंट वो फील कर सके घर में, बहुत ज्यादा मिस ना कर सके स्कूल के इन्वायरमेंट को, निगेटिविटी से उन्हें दूर रखें, और जितने भी निगेटिव और टर्मोइल कर देने वाली जो न्यूज होती हैं उनसे उन्हें दूर रखें, और जो भी प्रश्न बच्चे पूछते हैं घर में भी उनका वो बिल्कुल एक साधारण तरीके से उत्तर दें, डराने की कोशिश ना करें बच्चों को, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश करें। उसी तरह विद्यालय में, स्कूल में टीचर्स को भी चाहिए कि सबसे पहले वो उन सभी नियमों का पालन करें जो कि भारत सरकार द्वारा बार बार आप लोगों को बताई जाती हैं, या जो चिकित्सक के द्वारा आप लोगों को समझाई जाती है। क्योंकि अगर चीजों का पालन करेंगे, चूंकि मैं इस चीज को समझता हूं कि आप सभी जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो सभी लोग अपने बच्चों से, विद्यार्थियों से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे होंगे। उन्हें बार बार उन चीजों का याद दिलाइए, रेनफोर्स कीजिए कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जैसे कि वो भी कर रहे हैं और वो भी करते रहे। टीचर्स को, क्योंकि अभी स्कूल्स तो बंद हैं, लॉकडाउन का समय है, स्कूल्स को काफी समय के लिए बंद रखा गया है, टीचर्स के पास भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। पहले तो उन्हें समझना जरूरी होगा कि कोविड क्या है, कोविड किससे फैलता है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये टीचर्स को सबसे ज्यादा जानना अति आवश्यक है। बच्चे अगर ये सुनते हैं कि उनके टीचर्स को कोविड हो गया, तो शायद मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस होगा, बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा। अगर बच्चों को ये लगता है कि नहीं, हमारे टीचर्स को, अभी हमारे टीचर्स स्वस्थ हैं और वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो बच्चों का एक मनोबल भी बढ़ता है। इसलिए जिन भी टीचर्स को, जिन भी जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको डायबिटीज की समस्या है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या कोई और लंबी बीमारी है, तो उनका वो सही से देखरेख करें, अपने चिकित्सक से परामर्श करें कि उनका डायबिटीज कंट्रोल में रहे, उनका हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहे। अगर कोई पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो उनको ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बल्कि जो हमारी गाइडलाइंस है, जो हम बार बार यहाँ से बताते हैं कि उन्हें एक जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कोविड 19 का है, उसके तरह ही उनको लेना चाहिए, और बहुत जल्दी ही वो रिकवर भी हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि चिकित्सकों, टीचर्स के पास, क्योंकि विद्यालय में आप के पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी स्वास्थ्य की ज्यादा रक्षा करना और आपके लिए अपने स्वास्थ्य की देखभाल बहुत अच्छे से करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप अपना बहुत ध्यान रखें, कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करें। अगर आप किसी भी क्रोनिक डिजीज अगर आपको है, उससे आप पीड़ित हैं बहुत टाइम से, तो मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको समय समय पर अपने चिकित्सक को दिखाते रहें, उनसे बात करते रहें, और इसकी जानकारी भी लें, और अच्छी अच्छी जानकारी बच्चों को भी देते रहें। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ आशा दीदी जी ने अपना कुछ सवाल रिप्रेजेंट किया है, सो आई रिक्वेस्ट कि दीदी आप अपने सवाल को खुद रिप्रेजेंट करिए। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि मोस्टली अभी बच्चों में जो कोविड हो रहा है, तो ये कोविड बहुत लॉन्ग टाइम तक है, मतलब वो जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बड़े लोगों को 6-7 डे बाद धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को ज्यादा टाइम लग रहा है। 14 डे के बाद भी उन्हें खांसी भी है, और वीकनेस तो खैर वो होने ही होना, हाथ पैरों में दर्द और बाकी प्रॉब्लम जैसे लूज मोशन, ये सब स्टार्ट हो रहा है। तो आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि मतलब रीजन और क्या हम कर सकते हैं इस पर? देखिए, जो जिससे हम बात करते हैं कि बच्चों में भी जो कोविड के जो लक्षण हैं, ये जो लक्षण हैं वो भी लगभग लगभग जो हमारे बड़ों को जो लक्षण हुए थे उसी प्रकार से ही हैं। कुछ अलग से लक्षण और अलग से उनमें हमने कोई मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बहुत ही डिफरेंट नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चों में सिम्टम्स जो है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सिम्टम्स आए और हमेशा बच्चे बहुत ज्यादा उसमें सभी के सभी सिम्टम पाए जाएं, ये जरूरी नहीं है। इसलिए
हल्के से सिम्टम्स आने पर भी बच्चों को और या उनके माता पिता को अलर्ट रहना चाहिए कि हल्के से भी सिम्टम्स, हल्के से भी लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उनको आइसोलेट करना चाहिए। और जैसे हम बड़ों के लिए बताते थे कि अगर सही समय पर सही इलाज बच्चों को भी नहीं मिलता है तो उनके लिए ये जो परेशानी है आगे बढ़ सकती है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस वायरस का बड़ों में भी, बुजुर्गों में भी और बच्चों में भी एक सा है। अंततः यह लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है, लंग्स में ही ये जाके वहीं अपने जो पैथोलॉजी है उसको क्रिएट करता है, और वही जो फिजियोलॉजी बड़ों में होती है वही इसमें भी होती है। बच्चों में ये है कि उनकी इम्यूनिटी जरा अच्छा होता है, तो हो सकता है कि कोविड उनको हो, वो इतने इस टाइप के सिम्टम्स को प्रेजेंट न कर पाए। लक्षण उनमें, उनको कोविड हो लेकिन लक्षण बहुत सीवियर ना कर पाए, इसलिए बच्चों में SpO2 जो है वो लगातार चेक करते रहना चाहिए। बार बार अगर SpO2 चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 94 से नीचे कब जा रहा है, और उसी SpO2 को देखते हुए हम तुरंत से अपने जो प्रोटोकॉल है मेडिसिन का वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि रिकवरी का, हाँ रिकवरी में जैसे बड़े बच्चों में सिम्टम्स देखे गए थे वैसे ही बड़े लोगों में सिम्टम्स देखे गए थे, तो बच्चों में भी इसी तरह के जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं वो देखे जाने की संभावना है। लेकिन एक बार रिकवरी होने के बाद बच्चों में हम ये मानते हैं और कि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि रिकवरी होने में बहुत ज्यादा टाइम उनको नहीं लगेगा। बड़ों में कहा गया था कि 2 से 3 महीने तक रिकवरी होती है, तो बच्चे में रिकवरी होने का समय बहुत कम होगा और जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बच्चों का न्यूट्रिशन, बच्चों का खान पान और बच्चों के अंदर एनर्जी जरा ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से बच्चों की काउंसलिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी इस दौरान। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि आजकल मतलब मोस्टली क्योंकि स्कूल्स भी बंद हैं, छुट्टियां पड़ गई, हॉलीडे के पड़ गए मोस्टली बच्चों के, और बच्चे नाइट में सोते नहीं हैं, और ना सोने के कारण उनके साथ साथ में हम लोगों को भी जगना पड़ जाता है। मतलब ज्यादातर घरों में यही हो रहा है, वो नाइट में बैठते हैं, अपना उस टाइम काम करेंगे या जो भी मोबाइल में लगे रहेंगे, लेकिन सुबह उठ करके वो लोग बिल्कुल भी, मतलब होता है ना कि उनको 12 बजे तक भी उठा लो तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, ये अच्छा प्रश्न पूछा। शायद बहुत सारे जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, बच्चों का जो एक रूटीन है वो आप लोगों को घर में डेवलप करना होगा, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका वहाँ एक सिस्टम बना होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक उनको खेलना है, इंटरवल में ये गेम खेलना है। तो वो जो शेड्यूल है वो घर के अंदर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि बच्चों को आप जितने देर तक मोबाइल देंगे, जितना देर उन्हें टीवी के सामने बिठाए रखेंगे, वो उनकी नींद उतनी ज्यादा दूर भागेगी, उनमें बच्चों में और चिड़चिड़ापन आता है। ये देखने से अच्छी लगती है, मोबाइल देखना या टीवी देखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चों को एक तो आंखों में स्ट्रेन होता है, दूसरा जो स्क्रीन टाइम बच्चों का है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत कम है, इनफैक्ट 0 रहे तो वो अच्छा है। बड़ों के लिए स्क्रीन टाइम 2 घंटा, 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे का स्क्रीन टाइम अगर 2 घंटे से ज्यादा होता है तो बच्चे चिड़चिड़े होंगे, उनको नींद नहीं आएगी। तो रात में भी अगर वो 1 घंटा टीवी देखते हैं, दिन में उनके हाथ पर मोबाइल रहता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो 12 बजे तक नहीं सोएंगे, और लेट में जब नींद आएगी तो दूसरे दिन उठेंगे भी वो लेट में ही। तो इसलिए ये दोनों अच्छा नहीं है। सुबह अगर वो लेट में उठते हैं तो उनका ब्रेकफास्ट भी मिस हो सकता है, और ये बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस समय सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश कीजिए बच्चों को घर के अंदर इंडोर गेम्स में ज्यादा इंगेज रखें। और कभी कभी ये हो सकता है कि आपको भी बच्चा बनना पड़ सकता है बच्चों के साथ, वो अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, बशर्ते कि आप अपने ऑनलाइन काम में बिजी हैं और आप बच्चों को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य में भी बुरा असर पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ सर कुछ पेरेंट्स ने सवाल भेजे थे कि सर बिकॉज ऑफ पैंडेमिक जो उनके बच्चों का कनेक्शन है विद एजुकेशन वो बहुत ही ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो एजुकेशन से, और अगर उनको अब पढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी एग्जाम्स डेट्स आ गई हैं और अब वो उनको पढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि दे जस्ट लॉस्ट देयर मेमोरी अबाउट एजुकेशन व्हाटएवर दे हैव डिड इन पास्ट फ्यू इयर्स।
So this is an complaint which was raised by some parents and उन्होंने मुझे बोला कि और उनके जो बच्चे हैं वो बेसिकली हमारे इस प्रोग्राम को बहुत फॉलो करते हैं, तो वो रोजाना आपकी बातें सुनते हैं। तो दिस सेड कि अगर स्पेशली आप अगर उन बच्चों के बारे में कुछ एजुकेशन को या फिर अभी स्टडीज को रीस्टार्ट करने के लिए बोलेंगे तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। देखिए बच्चों का क्या है, जो बच्चे होते हैं उनको आप जहां को भी जिस तरफ को ढालेंगे उस हिसाब से ढल जाते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों के अंदर काफी अच्छी होती है। तो उन्हें आप जिस जिस चीज का एक्सपोजर देंगे, अगर उन्हें आप टीवी या मोबाइल या इन चीजों में उनका ध्यान अगर ज्यादा रहेंगे, जो कि पेरेंट्स गिवन ही होता है, तो उनका ध्यान उसी में ज्यादा जाएगा, वो उस तरफ भी उनका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा। बच्चों को अगर आप खेलने के लिए ज्यादा बोलेंगे तो वो खेलने के लिए ही वो ज्यादा उनका इंक्लिनेशन होगा और उनको अच्छा लगेगा। लेकिन बात क्या है कि बच्चों को इसलिए आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है कि खेल के समय खेल भी बहुत जरूरी है। और अगर वो बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो कुछ देर के लिए आप उन्हें टीवी या जो मोबाइल जो स्क्रीन टाइम आप कर रहे हैं, कुछ देर के लिए उन्हें आप अलाउ कर सकते हैं। लेकिन टाइम टेबल का एक सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है कि ये किस समय क्या करेंगे, सुबह उठते समय और सुबह उठ के क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे, और उसके बाद उसी में उनका एक पढ़ाई का भी समय, एक जो सारणी उनकी जो बननी चाहिए, टाइम टेबल बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। डेली मैं अभिभावकों से कहूंगा कि उनको चाहे कुछ भी हो, डेली कुछ ना कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज कराते रहो, भले ही वो 1 घंटे क्यों ना। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, बड़े भी अगर अपने काम से 1 या 2 महीने तक डिस्कनेक्ट रहे तो उसको रिज्यूम करने में उनको भी टाइम लगता है। अपने काम को रिज्यूम करने में सभी को टाइम लगता है। और बच्चे क्या है, बहुत जल्दी डेविएट हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो ब्रेन पूरा का पूरा इमेच्योर होता है, जो उनके कॉर्टेक्स का जो डेवलपमेंट होता है बहुत जल्दी, बहुत ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो वो हर चीज के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर उनके डेली रूटीन में आप 1 या 2 घंटा पढ़ाई भी डालेंगे, चाहे वो कैसे ही करें, उनको बहुत कष्ट होता है प्रारंभ में, लेकिन अगर इस हैबिट्स को आप उनमें करेंगे तो धीरे धीरे आपको देखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा जो है कतई डिस्कनेक्ट नहीं है। और डिस्कनेक्ट इस समय होना भी नहीं चाहिए। शायद इसीलिए उनको सरकार ने मंजूरी दी है कि हाँ, टीचर्स जो है बच्चों के साथ किसी भी माध्यम से जुड़े जरूर। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ सर हमारे पास सवाल आया हुआ है, टीचर्स का ही है कि सर व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स टू बी prepared and put in place in schools if it will be reopened? Okay, when at the time of reopening of your schools, so better first thing that there should be proper and adequate ventilations, and second that you are supposed to maintain the physical distance, or at least 2-meter distance should be maintained between the two students. And ventilation, again I would like to emphasize, there should be adequate ventilation. If some of the schools doesn't have a ventilation, good ventilation, or we can say poor ventilation, I strictly recommend better to have a good ventilation. You can create a extra ventilation in your school. Second, that before you start your academic curriculum directly in your school, I request each and every school, the teacher should prepare one program that particularly based on the students centric. I mean, that is apart from the teaching, apart from the academics, so that you can ask, you can involve students in their own curriculum, and you can create a platform to ventilate the students with their own feelings. I mean, you can have a sort of, for example, a conversation. You can put a debate. Then, how did you feel during this lockdown? And you can make a group discussion between the sum of the groups, where they can come out with their feelings, what they have felt during this pandemic, and what they are feeling right now. Do they scared of the situation? What's going on right now on this topic? They allow students to ventilate much, and so that
some of the students, and so that with the conversation, the teachers can get how students are engrossed with and how students are affected with this pandemic. So it will be very helpful for the school teachers to understand their students, their children. And rather you start directly, from the first day of your schooling, you are start the academic curriculum, and you are imposing the directly all the lots of homework over your students, rather to go little slowly, and you have to make the things very gradual. You are not supposed to be very fast, very hectic. That's now the course is left. In fact, you have to complete your course immediately. Now you have to work hard, nothing like that. Because you should understand the students who were in the home, they were not also happy that they were also missing the schools, and they will get some time to accommodate, to adjust with the school environment once again, because they have been completely disconnected from that environment. So please allow them to answer, please allow them to speak something about their experiences, and please tackle very gently. थैंक यू सो मच सर. सर इसी के साथ कुछ पेरेंट्स का एक और सवाल आया था कि जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग केवल ऑनलाइन क्लासेस से स्टार्ट की है, हु आर न्यू एडमिशन इन पैंडेमिक टाइम, तो उनको अभी ऐसी कौन सी हैबिट्स के साथ उनको ग्रो अप किया जाए कि वंस जब स्कूल ओपन होंगे, जब वो, क्योंकि अभी उनको ऑनलाइन क्लासेस की आदत है, उनको बस यही लगता है कि स्कूल पे कि घर पे हम लोग स्कूलिंग कर लेते हैं, दैट इज ओके, सो दैट इज इट. तो उसके बाद जब उनको ऐसी कौन सी हैबिट्स के साथ ग्रो अप करे कि यदि वो स्कूल जब जाना उनको हो तो उस समय वो घबराए ना, क्योंकि उनको सिर्फ घर पे पढ़ने की अभी आदत है, क्योंकि ग्रो अप ही ऑनलाइन क्लासेस के साथ हुए हैं. सो दिस इज एक इशू है जो पेरेंट्स के साइड से आ रहा है. जी, कामनी जी, काफी अच्छा प्रश्न आपने पूछा. ये देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिस्कनेक्शन जो स्कूल्स और बच्चों के बीच में हुआ है, वो किसी कारण की वजह से हुआ है कि उनको इन्फेक्शन न फैले और उनको ज्यादा वो इफेक्ट ना हो. तो इस समय घर वाले जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. वो ये ना सोचें कि बच्चे को जब स्कूल जाना था तो 7 बजे उठ जाता था और 7 बजे उसको उठ के स्कूल पहुंचना होता है, या 6 बजे उठ के 7 o'clock तक ब्रेकफास्ट करके स्कूल पहुंचना होता है. ये एक रूटीन था. लेकिन अभी वो पिछले 1-2 महीने से ऐसे नहीं हो पा रहा है. तो जो पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो इनको मेंटेन रखने की कोशिश करें और कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो टीचर्स पे कि जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही इनफ है. आप कोशिश कीजिए अपने बच्चे को, चाहे आप कुछ डिस्कशन कीजिए उससे, चाहे कुछ क्वेश्चन पूछिए, या चाहे आप कुछ भी उसको पढ़ाएं. आप 1 घंटा या आधा घंटा शाम को खुद एज ए टीचर बन के उसकी परेशानी पूछिए, उसको डील कीजिए कि उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे उसके स्कूल में पढ़ाई होती थी. तो ये चीज आप जरूर उसके साथ करें और कोशिश करें कि जो उसका शेड्यूल पहले था स्कूल जाते समय, वो शेड्यूल को मेंटेन करें. तो मैं बार बार ये चीज को बोल रहा हूँ कि कहीं भी ये बच्चे को एहसास ना हो कि स्कूल नाम की कोई चीज अब है ही नहीं, आपको घर ही में पढ़ना. डेली उसको ये बताएं कि बेटा बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाला है, आपके टीचर्स ने आपको होमवर्क दिया है और आज हम आपको कुछ दूसरी चीजें बताएंगे. तो बच्चा टच में रहे, एक उसको लगे कि स्कूल छूटा नहीं है. इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा सभी अभिभावक. थैंक यू सो मच सर. सर एक और कंसर्न था कि जो बच्चे सर कभी जो आज तक कभी स्कूल गए ही नहीं है और उनकी स्कूलिंग ही स्टार्ट सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से हुई है, तो उनके साथ भी मतलब सेम ही हमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए विच यू हैव मेंशन, वुड नेवर गो इन स्कूल, इवन उन्होंने शायद कभी स्कूल को देखा भी नहीं होगा. इट्स ऑल्सो माई पर्सनल कंसर्न, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत छोटे बच्चे हैं और उनको बस यही लगता है कि लैपटॉप खोल लो, वी आर इन स्कूल नाउ, लैपटॉप बंद कर दो, सो स्कूल खत्म. उनको ये पता ही नहीं कि उनको अभी कभी स्कूल भी जाना है, स्कूल बस भी उनको लेने आएगी. सो इस सिचुएशन में उनको किस तरीके से ग्रो अप करे, या कुछ ऐसी टिप्स या कुछ बातें उनसे किस टाइप की जाए सो दैट उनके माइंड में ये रहे कि हाँ, देयर विल बी सम डेज विल बी देयर जिसमें हमें स्कूल जाना होगा, देयर विल बी आवर फ्रेंड्स, स्कूल्स, टीचर्स एंड ऑल दीस टाइप्स ऑफ थिंग्स, दैट हाउ कैन वी फिट इन देयर माइंड. Actually, the answer whatever is being given by me, that could be
from my expert opinion, or we can say my personal opinion also, because this is a new challenges we are facing. So we do not have exclusive studies in this context कि हम किसी स्टडी को कोट कर सकें कि जहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग के ये एडवर्स इफेक्ट देखे गए हैं. As per my knowledge, I do not came across with this type of study. तो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, this is on the basis of experiences and on the psychological जो प्रोस्पेक्ट है उसके बेस पे ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. देखिए, मुझे लगता है कि जो बच्चे अभी, आप प्ले ग्रुप की बात कर रहे हैं शायद, और प्ले ग्रुप में जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि ऑनलाइन बच्चों को वो एक्सपोजर अभी बहुत देर पहले तो नहीं देना चाहिए. जो स्कूल अभी गए ही नहीं है उनको ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहिए, कि उनको कहीं उनके जो ऐसा एक रूटीन डेवलप ना हो जाए कि दिस इज ऑल अबाउट द स्कूलिंग, ये चीज उनके इसमें ना आ जाए. और दूसरा, मुझे लगता है कि स्कूल्स को, टीचर्स को पेरेंट्स की क्लास जरूर लेना चाहिए घर में, कि पेरेंट्स बच्चों के लिए किस हिसाब से घर में प्ले ग्रुप प्ले तैयार करें, रादर देन कि टीचर्स जो है बच्चे की क्लास लें कि बेटा हाथ ऊपर करो, ये करो. तो बेहतर होगा कि टीचर्स जो है पेरेंट्स की क्लास लें, पेरेंट्स को बताएं कि हाउ यू आर सपोज टू टैकल विद द स्टूडेंट्स, टैकल विद द बेबी इन द होम, जो कि उसको ये लगे कि अच्छा अभी ये चीजें हैं, कौन कौन से एटिकेट्स हमें उसको बताने हैं. मैं प्ले स्कूल की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सभी के फैमिली में हैं, जिन्होंने स्कूल अभी या तो 2-4 दिन गए उसके बाद देखा नहीं, और या बिल्कुल गए ही नहीं, और लोगों ने ऑनलाइन ही प्ले ग्रुप में एडमिशन करा दिया, वहीं से बात चल रही है टीचर्स वर्सेस से. तो बच्चा जो है, आई मीन, एक तो पहली बात, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 है. आइडियल जो स्क्रीन टाइम है बच्चों के लिए, दैट इज 0. तो अगर एक बच्चा आधा घंटा भी अगर स्क्रीन के सामने बैठता है तो दैट इज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ. सो that's why I am recommending from my personal behalf, it should be better that parents member or family members should create a play group inside the home, and all the important etiquettes, childhood etiquettes and table etiquettes, बैठने का कैसे बैठा जाता है, कैसे toilet trainings, and the different kind of stuff need to be addressed to the parents, not to the child. थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल. मैं जरूर इस चीज को फॉलो करूंगी अपने घर में डेफिनेटली, एंड आई होप कि जितने लोगों ने, काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा, शायद एक थोड़ी सी वरीनेस उनकी माइंड से गई होगी इस चीज को लेकर. तो इसी के साथ सर एक और सवाल हमारे पास है कि सर, शुड चिल्ड्रन विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन सच एज अस्थमा, डायबिटीज, ओबेसिटी रिटर्न टू स्कूल्स? देखिए, अंडरलाइन जो डिजीज है बच्चों के अंदर, if they are already having such type of problem they are facing, तो अभी स्कूल्स तो बंद हैं, और जिनको डायबिटीज है, जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, और ये इनको स्पेशल प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता तो है ही. बिकॉज अस्थमा की बात तो हम नहीं करेंगे, बट अस्थमेटिक भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है ही, क्योंकि वो क्या ट्रिगर उसको मिलता है और कैसे वो इंड्यूस होता है. तो बेहतर होगा कि जो इस तरह के ग्रुप है, वो अभी स्कूल तो बंद है और स्कूल खुलेंगे भी, तो शायद कुछ टाइम बाद उनको स्पेशल प्रिकॉशन में ही हम स्कूल भेजें, और उनकी जो अंडरलाइन जो डिजीज है उस पर बहुत खास ढंग से ध्यान दें. इस बीच पीडियाट्रिशियन के संपर्क में रहें या डायबिटोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें कि किस तरह से उन्हें टैकल किया जाए, किस तरह से उन्हें उनकी जो डिजीज है ऑलरेडी वो कंट्रोल में हो, और कोविड उन्हें कम से कम अफेक्ट कर सके. तो इसलिए उन्हें जो एग्जिस्टिंग जो उनको प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट, उस पर ध्यान रखना होगा. ये चीज, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि बाहर नंगे पैर न जाएं, और इम्यूनिटी कम होने के कारण उन्हें, जो हम बात कर रहे हैं आजकल म्यूकोरमाइकोसिस और ये एक्स्ट्रा जो एडिटिव इन्फेक्शन होते हैं वो भी हो सकता है. तो उनका खाने पीने का भी बहुत स्वच्छता से ध्यान रखें, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का सीजन है. और ध्यान रखिए कि कहीं जगहों पर पानी वगैरह इकट्ठा हो रहा है तो डेंगू भी हो सकता है. जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है उसके अंदर कोई पहले से ही कोई ऐसी बीमारी होती है, तो आप समझ लीजिए कि
वो नॉर्मल बच्चों से जरा कमजोर तो है, उसकी इम्यूनिटी वैसे कमजोर नहीं है कि वो खा नहीं पा रहा या सोच नहीं पा रहा है, उसका दिमाग ऐसा कमजोर नहीं है, लेकिन शरीर में जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो औरों से जरा कमजोर तो है ही, औरों से कम है इम्यूनिटी। तो उस इम्यूनिटी को हम औरों के बराबर ला सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कर। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है, और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन का मतलब उनका न्यूट्रिशन काफी अच्छा हो, ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं हो, ना हो अंडर न्यूट्रिशन भी ना हो, और उनके कुछ स्पेशल सावधानियां उसमें बरतनी है कि अगर वो बाहर जाएं तो उनके पूरे कपड़े हों, उनके शरीर पर नंगे पैर ना जाएं, खाना उनको समय पे मिले, रात में टाइम से सोएं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, और ऐसे बहुत घबराने की इसमें भी बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। हाँ।